हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम देखो बात कर रहे थे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस, ये हम पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में देखो हमने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन सीखी है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसकी परिभाषा। फिर दूसरे पॉइंट में हमने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या बातें बताई है, यानी उसकी हिस्ट्री हमने सीखी है। फोटोसिंथेसिस जो है उसकी हिस्ट्री हमने सीखी। फिर हमने नेक्स्ट बात की यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, कहाँ पे संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में संपन्न होती है। फिर आगे हमने पॉइंट कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक, तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा है? क्लोरोफिल। दूसरा कौन सा है? कैरोटीनोइड। तीसरा कौन सा है? फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स किसमें पाए जाते हैं? शैवालों में पाए जाते हैं। नील हरी शैवाल के अंदर पाए जाते हैं, लाल शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये थी बात हमारे पास इसके बारे में। अब देखिए उसके बाद में हमने सीखा था यहाँ पे कि प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश के कौन कौन से, यानी किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को, यानी जो क्लोरोफिल है वो अवशोषित किया जाता है। और यहाँ पे 2 डेफिनेशन हमने सीखी थी। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए आपको बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 2 स्टेप में, 2 चरणों में पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने स्टेप में पूरी होती है? 2 चरणों में। कौन कौन से 2 चरण हैं? एक तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसमें नाम से ही पता चल रहा है प्रकाशिक, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है, तो लाइट जो है उसकी प्रेजेंस में होगी, यानी लाइट जो है वो नेसेसरी होगी, लाइट की आवश्यकता होगी। प्रकाशिक अभिक्रिया में लाइट की आवश्यकता होगी। समझ में आ रही है बात? तो लाइट की आवश्यकता होगी तो इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये प्रकाशिक अभिक्रिया है कितने स्टेप में पूरी होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, सबसे पहले जो क्लोरोफिल है उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। फिर ये उत्तेजित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मुक्त। इसी दौरान जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन होगा और साथ साथ यहाँ पर 2 ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है, एक तो एटीपी और एक होता है NADPH2। तो ये जो प्रक्रिया है वो तो प्रकाशिक अभिक्रिया में संपन्न होती है। और फिर जो NADPH2 होता है ये क्या काम करता है? एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है। तो ये जो दूसरी रिएक्शन है अप्रकाशिक अभिक्रिया उसमें संपन्न होती है। देखिए मैंने क्या क्या बताया है, एक बार आप वापस से सुनिए। देखिए मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। एक तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, नहीं प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। दूसरी है कि प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो, यानी प्रकाश की होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया अप्रकाशिक अभिक्रिया। अच्छा ये तो थी बात इसके बारे में। एक और बात और कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो कहां पर संपन्न होगी? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में। जबकि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है
वो स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। अब मैं देखो आपको पूरी जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो एक कंक्लूजन के रूप में बताता हूं। थोड़ा सा समझना कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले 2 स्टेप में पूरी होती है। तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या है, 2-3 प्रोसेस होगी कि एक तो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा, फिर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में काम आएगा। जल का प्रकाशिक अपघटन हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, और इस प्रक्रिया के दौरान 2 ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है, एक तो एटीपी और एक होता है NADPH2, इसका निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बात होती है कि जो ऊर्जा अणु बने हैं एटीपी और NADPH2, एक तो एटीपी का निर्माण हुआ है और एक इसका निर्माण हुआ है NADPH2। तो ये NADPH2 जो बने हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश ऊर्जा। तो अब देखिए हम इसको विस्तृत रूप से, मैं पहले आपको जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताते हैं। देखिए क्या होता है उसके बारे में सीखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला जो स्टेप है, पहला जो चरण है, पहला जो स्टेप है वो है प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया। और जो दूसरी है वो है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो तो कहां पे संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में ये क्या होगी, पूरी होगी। और दूसरी बात करें हम, अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में, स्ट्रोमा पार्ट में क्या होगी, कंप्लीट होगी, संपन्न होती है। तो ये एक तरीके से हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका अपन एक सिंपल सा आरेख की सहायता से सीखेंगे। सिंपल आरेख है उसकी सहायता से हम सीखेंगे। देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया, इस प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या क्या होगा वो देखिए। देखिए समझो कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आया, तो सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। यहां पे लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रकाशिक अभिक्रिया है। ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरी बात है कि जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन, H2O 2S2O 4 हाइड्रोजन आयन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे एक तो प्रोसेस ही हो गई। दूसरी प्रोसेस की बात करें कि यहां पर होता है फोटोफास्फोरिलीकरण। तो फोटोफास्फोरिलीकरण एक तो क्या होता है, चक्रीय एवं अचक्रीय
इलेक्ट्रॉन प्रवाह। एक और बात याद रखना कि जैसे हम बात करें कि इस प्रक्रिया में, ये जो मैंने बात बताई है, इस प्रक्रिया में देखिए इस दौरान एक तो हमारे पास किसका निर्माण होगा, देखिए एक तो हमारे पास एटीपी और एक होता है हमारे पास NADPH2, इसका निर्माण होता है। ये जो प्रक्रिया है वो कहां पे संपन्न होगी, ये जो प्रक्रिया है वो कहां संपन्न होगी, देखिए यह प्रक्रिया जो है वो देखो कहां पे संपन्न होगी, ग्रेना भाग में। ये प्रक्रिया ग्रेना भाग में संपन्न होगी। और अब हम बात करते हैं यहां पे इस अप्रकाशिक अभिक्रिया की। देखते जाइए, देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल अवशोषित करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और फिर यहाँ पे जल के अणु का जो ऊर्जा मुक्त होगी उस ऊर्जा का उपयोग जल के अणु के प्रकाशिक अपघटन में, यानी जो मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन हो गया। इस प्रक्रिया में एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जल के अणु के प्रकाशिक अपघटन से, जल के अणु के प्रकाशिक अपघटन से जल के अणु के प्रकाशिक अपघटन से क्या बाहर निकलती है, O2 बाहर निकलती है। ऑक्सीजन यहां से क्या होगी, बाहर निकलेगी वायुमंडल में। और यहां से क्या प्रवेश करेगी अंदर, यहां से अंदर जो है वो क्या प्रवेश करती है, CO2 प्रवेश करती है। CO2 इसके अंदर क्या होगी, प्रवेश करेगी, CO2 प्रवेश करेगी। तो यहां पर जो है वो एक अणु बनता है, उस अणु का नाम याद रखना PGA। इस PGA का निर्माण होगा। PGA के बाद में हमारे पास बनेगा RUBP। ये RUBP और जो बने हैं हमारे पास NAD, देखिए केल्विन बेंसन चक्र। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करें तो ये जो प्रक्रिया है ये कहां पे संपन्न होगी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में क्या होती है, संपन्न होती है। यहां पर ये वापस से NADP वगैरह है, ये वापस से बनते हैं। और देखिए यहां से क्या है कि एक तो हमारे पास NADP प्लस एक ADP प्लस है, इनका निर्माण होगा जो वापस से यहां पर आएंगे और ये इससे वापस से क्या बनाएंगे, NADPH2 ATP बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, ये प्रक्रिया हम पढ़ेंगे और इस प्रक्रिया को हम विस्तृत रूप से सीखेंगे।
तो विस्तृत रूप से क्या क्या सीखेंगे, उसको शॉर्ट में बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण का आरेखीय निरूपण, प्रकाश संश्लेषण का आरेखीय निरूपण है, इसको शॉर्ट में बताया गया है। एक बार वापस से समझिए कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में, और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या क्या होगा कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाएगा। दूसरी बात है जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन होगा और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसके साथ साथ एटीपी और NADPH, फास्फोरिलीकरण का मतलब होता है एटीपी का निर्माण, और साथ साथ NADPH2 का निर्माण होगा। ये दोनों जो होते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में काम आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया में होगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। प्रकाशिक अभिक्रिया में ये प्रोसेस होगी और ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में ये। प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पे संपन्न होती है, ग्रेना पार्ट में क्लोरोप्लास्ट के, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में संपन्न होती है। ये तो था शॉर्ट है, ये शॉर्ट पार्ट है प्रकाश संश्लेषण का आरेखीय निरूपण। इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 स्टेप में पूरी होगी। पहली ये हो गई, दूसरी हो गई। पहले ये होती है, फिर ये होती है। ये किसमें, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तृत रूप से। पहला जो पार्ट हो गया हमारे पास वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि की। तो हमारे पास पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया है जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, इसे हिल अभिक्रिया भी कहा गया है। हिल अभिक्रिया, ध्यान रखना, इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी बात, यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। कहां संपन्न होगी, यह है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न होती हैं। ग्रेना भाग के कहां पे, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निम्न है। मुख्य बिंदु निम्न है। अब मुख्य बिंदु निम्न कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, पहला है क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण तथा अवशोषण कर उत्तेजित अवस्था में आना।
क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्तेजित अवस्था में आना। अब देखिए ये पॉइंट है, तो क्या होगा इस प्रक्रिया में, जैसे हम बात करें कि हमारे पास क्लोरोफिल होगा, हमारे पास क्या होगा क्लोरोफिल, ये फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करेगा। फोटोन कण, फोटोन ऊर्जा कण है ये, फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करेगा और क्लोरोफिल क्या हो जाएगा उत्तेजित। क्लोरोफिल उत्तेजित, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा उत्तेजित। देखिए अब इसकी लाइन समझो, इसके लिए लाइन समझना। देखिए ये तो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट देखो ये तो मुख्य पॉइंट हो गया और ये इसके क्या है सब पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहां से क्या होगा कि क्लोरोफिल है वो फोटोन, इस प्रक्रिया में इसके लिए लाइन समझ लीजिए आप कि क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा यानी फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करेगा। फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो कौन सी अवस्था में आएगा उत्तेजित अवस्था में, और उत्तेजित अवस्था में आने के पश्चात यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उत्सर्जित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उत्सर्जित। अब जो अवशोषित की गई ऊर्जा है, दूसरा पॉइंट, इसके लिए लाइन समझ गए। पहला है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के द्वारा फोटोन ऊर्जा का अवशोषण तथा क्लोरोफिल का उत्तेजित अवस्था में आना। दूसरी बात इसी में एक लाइन और बता देना कि क्लोरोफिल जब उत्तेजित अवस्था में आता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उत्सर्जित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन। तो जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन होगा तो वो क्या होगा, देखिए जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन, तो देखिए क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा का उपयोग, क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का क्या होता है निष्कासन। जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन होगा, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन होगा तो हमारे पास 4 तो हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस प्रक्रिया में जल के प्रकाशिक अपघटन में एक तो मैग्नीज धन आयन और क्लोराइड आयन क्या होते हैं प्रयुक्त होते हैं, आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन जो होता है उसमें प्रयुक्त होने वाले आयन, तो प्रयुक्त होने वाले आयन कौन कौन से हैं, मैग्नीज धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन क्या होते हैं इसके अंदर प्रयुक्त होते हैं। तो ये हमारे पास, और ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का क्या हो जाता है यहाँ पे निष्कासन, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का निष्कासन। यहाँ पर पॉइंट पूरा नहीं है ये, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का निष्कासन, ये समझ में आना चाहिए आपको। ऑक्सीजन क्या हो जाती है वायुमंडल में बाहर छोड़ दी जाती है। अब फिर वापस से इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास NADPH
प्लस H प्लस का निर्माण होगा, जो क्या है अपचयनकारी शक्ति। अपचयनकारी शक्ति जो क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करेगा और कार्बोहाइड्रेट बनाने में सहायता करेगा। देखो बनेगा तो प्रकाशिक अभिक्रिया, बनेगा तो कहां पर, प्रकाशिक अभिक्रिया में। काम कहां पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो हमारे पास तीसरा यहां पर स्टेप है। तीसरा स्टेप मैं बताऊंगा, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया चल रही है और प्रकाशिक अभिक्रिया के मुख्य बिंदु की बात कर रहे थे हम। 4 पॉइंट है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्तेजित अवस्था में आना। दूसरा जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन। 2 स्टेप और बताएंगे, 2 पॉइंट और बताएंगे। देखिए थर्ड हमारे पास पॉइंट है NaDPH प्लस का निर्माण। देखिए मैं बोल के बताता हूं कि देखिए यहां पर इसका निर्माण कैसे होगा। जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन हुआ है, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन हुआ तो यहां पर देखो 2 जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन हुआ है तो 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो निकले हैं। तो जो 4 हाइड्रोजन आयन जो है या 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो NaDP प्लस इसका अपचयन कर देते हैं और किसका निर्माण करते हैं, NaDPH2 का या NaDP प्लस H प्लस का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये जो NaDPH2 है, देखिए हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए कम से कम 2 NaDPH2 होने चाहिए। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण को रिवाइज करो, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को रिवाइज करो। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, 6 अणु, तो NaDPH2 कितने होने चाहिए, 12। तो जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन भी कितना होना चाहिए, 12 का। तो अब देखिए हम बात करेंगे, वापस बता रहा हूं इसमें क्या बताया मैंने कि जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाले हाइड्रोजन आयन NaDP प्लस से जुड़कर यानी उसका अपचयन कर इसका निर्माण करते हैं NaDPH प्लस H प्लस का निर्माण करते हैं। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं NaDPH2 का निर्माण करते हैं। यहां पर ये क्या है, एक तरीके से अपचयनकारी शक्ति, अपचायक शक्ति है जो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में क्या करती है, सहायक होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए NaDPH2 के कितने अणु की आवश्यकता होती है, 2। देखिए तो ये थी बात हमारे पास क्या, थर्ड पॉइंट की। हमारे पास क्या होता है, इस अणु का निर्माण, इस अणु का निर्माण थाइलेकोइड झिल्ली के स्ट्रोमा भाग की तरफ होता है।
जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त, जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त 4 हाइड्रोजन आयन NADP+ से जुड़कर NADPH2 का निर्माण करते हैं, देखिए NADPH2 का निर्माण करते हैं जो CO2 के अपचयन के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो CO2 के अपचयन के लिए प्रयुक्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। देखिए एक तो हमारे पास क्या है, NADP+ है, प्लस यहां पर क्या है 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या होते हैं 2 NADPH, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, इसे या करके ऐसे भी लिखा जाता है 2 NADPH प्लस H+, ये भी लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, ये थी बात हमारे पास तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोटोफॉस्फोरिलीकरण। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है फोटोफॉस्फोरिलीकरण। फोटोफॉस्फोरिलीकरण में क्या होगा, देखिए कि प्रकाश ऊर्जा से, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया गया और क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, मुक्त हुए। तो जब क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में आते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं और इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं। लगातार इलेक्ट्रॉन है वो एक ग्राही से दूसरे ग्राही से तीसरे ग्राही में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। दूसरे ग्राही से जब गुजरता है तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग है वो एटीपी संश्लेषण में होता है और इसी को फास्फोरिलीकरण, देखो फास्फोरिलीकरण यानी कि यहां पर क्या होता है एटीपी प्लस अकार्बनिक फास्फेट। फास्फेट का जुड़ना क्या कहलाता है, फास्फोरिलीकरण कहलाता है। अकार्बनिक फास्फेट का जुड़ना क्या कहलाता है, फास्फोरिल। जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण, तो फास्फेट का जुड़ना क्या कहलाएगा, फास्फोरिलीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फोटोफॉस्फोरिलीकरण। तो फोटोफॉस्फोरिलीकरण के द्वारा किसका निर्माण होगा, एटीपी का। तो ये 4 स्टेप है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के। देखिए वापस बताता हूं, क्लोरोफिल के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से होकर गुजरते हैं। यानी क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के पश्चात उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं और जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग एटीपी संश्लेषण में होता है।
उसी को नाम दिया जाता है फोटोफास्फोरिलीकरण। देखो एटीपी का संश्लेषण उसी को नाम दिया गया है फास्फोरिलीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है फोटोफास्फोरिलीकरण। देखिए इसमें क्या क्या बताएंगे। उत्तेजित क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है जो विभिन्न ग्राहियों से तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी संश्लेषण में होता है। देखिए इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है? एटीपी संश्लेषण में। एटीपी का निर्माण यानी अकार्बनिक फास्फेट का जुड़ना क्या कहलाता है? फास्फोरिलीकरण। तो उसी वही क्या है? एटीपी संश्लेषण करेगा। फास्फोरिलीकरण जिसे फास्फोरिलीकरण कहते हैं, जिसे फास्फोरिलीकरण कहते हैं। प्रकाश की आगे की लाइन याद रखना, यह प्रक्रिया लाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है फोटोफास्फोरिलीकरण। तो ये थी बात हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या सीखा है उसके बारे में समझिए आप कि प्रकाश संश्लेषण की जो हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके बारे में मैंने बात बताई है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया इसके कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। सबसे पहला है क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण तथा उसका उत्तेजित अवस्था में आना। फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करेगा, उत्तेजित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मुक्त होंगे। दूसरा है अवशोषित की गई यानी जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन तथा ऑक्सीजन का निष्कासन। तो जो उत्तेजित जो ऊर्जा अवशोषित की गई है क्लोरोफिल के द्वारा उसका उपयोग किसमें होगा? जल के प्रकाशिक अपघटन में। तो जल का प्रकाशिक अपघटन होगा और जल के प्रकाशिक अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन का क्या होगा? निष्कासन। तीसरा पॉइंट हमारे पास यह है NADPH2 यानी NADPH+H+ का निर्माण होगा। तो कैसे होगा? क्योंकि जो जल के अणु से 4 हाइड्रोजन आयन बाहर निकले हैं वो NADPH2 से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? NADPH2 का निर्माण करते हैं। ये एक तरीके से अपचायक शक्ति कहलाती है। देखो ये ATP तो स्वांगीकारी शक्ति है और NADPH2 है वो अपचायक शक्ति है। अपचायक शक्ति इसलिए कि अपचयन करेगी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए प्रयुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कहां पे होगा? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया दूसरे स्टेप में। देखो एक बात और याद रखना, CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ये प्रोसेस होगी और फिर लास्ट में जो होगा वो ATP का क्या होगा? संश्लेषण। क्योंकि ऊर्जा मुक्त होगी विभिन्न ग्राहियों से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। उत्तेजित क्लोरोफिल है,
फिर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न ग्राहियों से जाएगा, ऊर्जा मुक्त होगी, उस ऊर्जा से किसका संश्लेषण होगा, एटीपी का। जो एटीपी का संश्लेषण, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, देखिए यहां पर देखिए कि यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है एडीपी। एडीपी है प्लस अकार्बनिक फास्फेट, और जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो एटीपी अकार्बनिक फास्फेट का जुड़ना क्या कहलाता है, फास्फोरिलीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए क्या कहलाया, फोटो फास्फोरिलीकरण। तो ये थी बात हमारे पास दोस्तों स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। देखिए अभी पूरी नहीं हुई है, अभी हम इसके बारे में और सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया बाद में, अभी तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम सीखना बाकी है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा यदि आपको वीडियो जो पसंद आता है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, और हमारे आई बटन है उसकी सहायता से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर विभिन्न प्रकार की जो वीडियो है कौन कौन से हमने पढ़ा दिए हैं उसके बारे में आप उसको देखकर उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।